आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। तेईस जून है आज, शुक्रवार की शाम। हम आ गए हैं लेकर अपना इवनिंग न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। मैं हूं नितिन ठाकुर। 2024 चुनावों से पहले गठबंधन का सूत्र तलाशते विपक्षी दलों की बैठक आज पटना में हुई। राहुल गांधी, लालू यादव से लेकर केजरीवाल तक सब पहुंचे। अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं। अब बढ़िया से फिट कर देना है नरेंद्र मोदी को। क्या तय हुआ इस बैठक में, और 2024 में बीजेपी को सत्ता से खदेड़ने का क्या प्लान सोचा है विपक्ष ने? दिन भर की शुरुआत इसी से करेंगे। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का आज अंतिम दिन है। 3 दिन की बातों मुलाकातों का सार बताएंगे, और ये भी कि कौन कौन सी डील डन हो गई। इलॉन मस्क भारत में इंटरनेट लाना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ कई दुकान पहले से हैं, तो मस्क की एंट्री कितनी आसान है, और अगर वो आए तो यूजर्स को फायदा है या नुकसान? एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। वहीं वेस्टइंडीज सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है। सरप्राइजिंग एलिमेंट हैं इसमें, तो सुनिएगा। फिर जमशेद से भौचक में सुनेंगे लैब में बनने वाले मीट की कहानी। लेकिन पहले 60 सेकंड हेडलाइंस सूरज कुमार से सुनते हैं। शुक्रिया नितिन। विपक्षी एकता की बैठक खत्म। नीतीश को यूपीए का संयोजक बनाने पर चर्चा। अगली बैठक 12 जुलाई को शिमला में। विपक्षी एकता की बैठक के बाद अड़े केजरीवाल, कहा अध्यादेश पर कांग्रेस साफ करे रुख। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन भारी बारिश का अनुमान। यूपी में 5 लोगों की मौत। असम में 22 जिलों में बाढ़ से 5 लाख लोग प्रभावित। यूपी बोर्ड के सिलेबस में बदलाव। सावरकर की पढ़ाई जाएगी जीवनी। बीएमसी कोविड घोटाले केस में ईडी एक्टिव। आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चावा को भेजा समन। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 4 आतंकी ढेर। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। एनसीबी के पूर्व जोनल चीफ समीर वानखड़े को राहत। कौडिलिया क्रूज केस में 28 जून तक नहीं होंगे गिरफ्तार। और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यालय में लगी आग। टीएमसी पर आरोप। यह है दिन भर। मैं हूं नितिन ठाकुर। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ ऑपोजिशन यूनिटी बनाने की मुहिम कई महीनों से चल रही है। इसको अमलीजामा पहनाने के लिए आज पटना में 15 विपक्षी दलों का महाजुटान हुआ। इसमें ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और एमके स्टैलिन समेत 6 राज्यों के सीएम और अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती समेत 5 राज्यों के पूर्व सीएम शामिल हुए। इसके अलावा राहुल गांधी भी थे और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी। विपक्षी दलों की इस महाबैठक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा और कहा कि आज पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। वो जम्मू के एक प्रोग्राम में बोल रहे थे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला दो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओडिशा के कालाहांडी में एक रैली को संबोधित किया, और वो भी लालू नीतीश पर टिप्पणी करना नहीं भूले। यही लालू प्रसाद यादव पूरे 22 महीने जेल, कांग्रेस की इंदिरा गांधी, राहुल की दादी ने इसको जेल में डाला था। यही नीतीश कुमार पूरे 20 महीने जेल की शिक्षों के पीछे कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी ने डाला था। ऑपोजिशन की बैठक के बाद विपक्षी नेताओं ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इसमें आप नेता अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की कुर्सी खाली थी। इसके अलावा तमिलनाडु के सीएम स्टैलिन भी इससे दूर रहे, और इन नेताओं की गैर मौजूदगी पर जब नीतीश कुमार ने जवाब दिया तो कहा कि इनकी फ्लाइट थी तो जल्दी चले गए। लेकिन इतने में नमूदार हुई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। वो बोली कि भेड़िए समूह में शिकार करते हैं, ऐसा ही एक झुंड आज पटना में जुटा और उनका शिकार भारत है। और फिर बारी थी आम आदमी पार्टी की। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से एक प्रेस नोट रिलीज किया। इसमें कहा गया कि दिल्ली में केंद्र सरकार के काले अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस को छोड़ सभी विपक्षी पार्टियों ने राज्यसभा में वोटिंग की बात कही है। अगर कांग्रेस इस ऑर्डिनेंस पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती तो आम आदमी पार्टी ऐसे किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी जिसमें कांग्रेस शामिल हो। कांग्रेस से मीठे संबंध ममता बनर्जी के भी नहीं रहे, लेकिन उन्होंने आज कहा कि सभी पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमत हैं। बहुत अच्छा तरीका से मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है। नीतीश जी मीटिंग कन्वीन किया है। हम लोगों को रिक्वेस्ट करने के बाद हम लोगों ने 3 चीज पे जोर दिया है। 1, वी आर यूनाइटेड। 2, वी विल फाइट टुगेदर। 3, नेक्स्ट मीटिंग शिमला में होगा। 4th,
जो भी पॉलिटिकल वेंडेटा बीजेपी ले आएगा, हम लोग एक साथ में एक कट्टर लड़ाई करेंगे। एक तरफ जब ममता ये बात कह रही थीं, उससे थोड़ी ही देर पहले कांग्रेस सांसद और बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी टीएमसी को चोरों की पार्टी बता रहे थे। वो बोले कि पश्चिम बंगाल में ममता की जी हुजूरी करके कांग्रेस ने कभी राजनीति नहीं की और न आगे करेगी। एक और बात इस बैठक से निकल कर आई कि विपक्षी नेताओं का अगला महाजुटान शिमला में होने वाला है और जुलाई महीने में यह बैठक 2 दिनों तक चलेगी। आज तक रेडियो रिपोर्टर मौसमी सिंह आज दिन भर पटना के इस इवेंट में मौजूद थे, तो हमने उनसे ही बात की और पूछा कि मीटिंग के अंदर किन पॉइंट्स पर चर्चा हुई और इसके बड़े टेकअवेज क्या रहे। जो बैठक हुई विपक्ष की, इसमें लगभग 17 विपक्षी दलों ने हिस्सा लिया। हालांकि प्रेस वार्ता में 2 दल नदारद रहे, जिसमें एमके स्टालिन, शायद उनको दक्षिण जाना था इसलिए वो पहले निकल गए। और उसके अलावा हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल प्रेस वार्ता से पहले निकल गए थे। तो कुल मिला के एक मेगा शो था विपक्ष का। जहां तक तस्वीरें हैं, ऑप्टिक्स है, वीडियोस जो आए बैठक के, उससे ये प्रतीत हुआ कि विपक्ष फाइनली इतना इंतजार के बाद, जिस तरह से कहा गया कि काफी रस्साकशी के बाद नीतीश कुमार ये कर पाए, हेमंत सोरेन ने भी ये बात का जिक्र किया और बाकी नेताओं ने भी, तो कम से कम विपक्ष की गाड़ी आगे बढ़ी है, एक शुरुआत हुई है। हालांकि सफर काफी लंबा है, मंजिल भी कठिन है अगर विपक्ष के लिए देखें, क्योंकि चुनौती बहुत ज्यादा है। पर विपक्ष इस बात को लेके गदगद है। सारे नेता एक तरीके से एक ही सुर और स्वर में बोलते हुए नजर आए, एक ही बात को अलग अलग अंदाज में बोलते हुए नजर आए। तो ये अपने आप में एक इस बात का एहसास है कि हम लोग साथ आगे अब चलेंगे। और ये भी नहीं है कि दूसरी बैठक बहुत 2-4 महीने बाद हो, अगले महीने ही बैठक का ऐलान भी कर दिया गया है, जो कि कांग्रेस की मेजबानी में होगी। तो इस तरह से शायद इन दलों में और नेताओं में भी थोड़ी करीबी बढ़ेगी। कुल मिला के जो मुख्य बिंदु थी वो ये थी कि बीजेपी को कैसे हराना। एक 1:1 का फॉर्मूला लगातार उस पर चर्चा हो रही है कि पूरे देश में हमें एक ही उम्मीदवार देना चाहिए बीजेपी के खिलाफ। अक्सर आप देखिए कि 190 सीटें जो है डायरेक्ट मुकाबला था बीजेपी और कांग्रेस का 2019 में, जिसमें से स्ट्राइक रेट बीजेपी का 90% से ऊपर था। अगर आप देखें तो 185 सीट्स पर बीजेपी और बाकी अदर्स का मुकाबला था, और उसमें भी हालांकि स्ट्राइक रेट बीजेपी का थोड़ा कम था, पर अच्छी खासी सीटें बीजेपी को मिली थी। तो अगर इस तरह का समझौता हो जाए, और इस पर चर्चा हुई और ये भी तय हुआ कि एक समन्वय समिति बननी है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना है, वो कब बनाया जाए, उसके लिए अगली बैठक तैयार की जाए। ये भी नीतीश ने इशारा किया कि अगली जो बैठक होगी वो फाइनल होगी, ऐसा नहीं कि बैठकों का दौर ही चलता रहेगा। एक फॉर्म, एक खाका मिल जाएगा। कुछ नेताओं ने अपनी क्षेत्रीय दिक्कतों का जिक्र किया। ममता बनर्जी ने कांग्रेस के रवैये के बारे में बात की। अरविंद केजरीवाल ऑर्डिनेंस को लेके काफी कांग्रेस से सवाल पूछ रहे थे कि आप हाँ या ना करिए, पर कुल मिला के फोकस बीजेपी पे रहा। आपने मीटिंग से बाहर निकलते हुए नेताओं को देखा, उनके हाव भाव ऑब्जर्व भी किए होंगे। प्रेस नेताओं में भी सारे नेता बोल रहे थे, वो भी आपने सुना। तो आपको इस एकता में कितनी एकजुटता दिखी? अनेकता में एकता एक बहुत आसान काम नहीं होता है। सब अलग अलग विचारधारा के हैं, अलग अलग टेम्परामेंट के हैं, कई राज्यों में आमने सामने हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो एक केमिस्ट्री जरूर नजर आई। नीतीश कुमार काफी बारी मुस्कुराए और लोग बारी बारी से बोले। जो टेम्पलेट थी कि ज्यादा लंबा मत बोलिए, नीतीश कुमार जैसे कि ना कन्वीनर के तौर पे बोल रहे थे, तो बीच में ठहाके भी लगाए गए। राहुल गांधी की शादी का भी जिक्र आ गया। एक पंथ दो काज लालू यादव ने बीजेपी को भी जवाब दे दिया कि दूल्हा कौन होगा, और लालू यादव और राहुल गांधी को भी बोल दिया कि दूल्हा बनिए। तो वो तो सियासी मंजे हुए राजनीतिज्ञ है। ये सब दिलचस्प बातें हुई। और ममता बनर्जी बात करते हुए नजर आई नीतीश कुमार से, लालू यादव से, वो उनके बगल में बैठी थी। नीतीश कुमार बात करते हुए नजर आए खड़गे से। तो इस तरह से कानाफूसी हो रही थी, कुछ बात हो रही थी, कान में बोला जा रहा था। तो ये एक ही दल के नेता नहीं थे। ये भी अपने आप में बड़ी कामयाबी है विपक्ष की कि अलग अलग विचारधारा के लोग, हालांकि राहुल गांधी कह रहे थे एक ही विचारधारा है, शायद उनको वो डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की अलग विचारधारा है, नीतीश की अलग विचारधारा है। कौन सी विचारधारा? क्या वो बीजेपी को हराने की विचारधारा की बात कर रहे हैं?
तो ये डिफाइन करना पड़ेगा, या जमहूरियत को, संविधान को बचाने की जिस तरह से विपक्ष बात कर रहा है। पर केमिस्ट्री जरूर, बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स थी, केमिस्ट्री भी जरूर नजर आई। अच्छा, नरेंद्र मोदी के खिलाफ गठबंधन या तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश तो पहले भी हुई है, लेकिन मोदी एरा में इस तरह की बड़ी पहल पहली बार दिखी। तो इंडियन पॉलिटिक्स के लिहाज से ये कितना अहम आपको दिखता है? देखिए 2024 के मद्देनजर काफी अहम है, और अब इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि कितने दर्जनों नेताओं ने इस बैठक पर बोला है बीजेपी के। तो बीजेपी की भी नजर है इस पे। अगर विपक्ष एकजुट हो जाता तो ये बीजेपी के लिए बहुत परेशानी का सबब बन सकता है। इस पे इशारा किया नीतीश ने कि जो नहीं आए हैं वो भी इसमें जुड़ सकते हैं। तो कई पार्टियां ऐसी हैं जो फेंस सिटर्स हैं, वो नहीं आई है, पर क्या वो इसमें जुड़ेंगी? क्या इस अलायंस को और मजबूती मिलेगी? और माहौल और हवा बनाने की भी बात होती है। कहीं ना कहीं आप देखिए कि बीजेपी तीसरी बारी हैट्रिक मारने जा रही है, तो एक वोटर फटीग भी होता है। क्या वोटर फटीग है, कितना है, क्या उसको कैश इन कर सकते हैं, या प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, क्या हम अगर मुकाबला तो हमें नुकसान होगा, क्या एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, सर्वाइवल की बात है। तो ये सब बातें हैं, और कहीं ना कहीं बड़ी दिलचस्प होगी 2024 की राजनीति। बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी। उधर अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है। वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क से आई ढेरों तस्वीरें हमने आपने देखी। दोनों देशों के बीच बायलैटरल टॉक्स भी हुई। कल साझी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे पर अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा का भी बयान आया, और वो बोले कि यदि पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होती तो वो कहते कि यदि भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार को बचाया नहीं गया तो ये अलगाव का कारण बन सकता है। आज इंडियन टाइम के मुताबिक पीएम रात के 8 बजे व्हाइट हाउस में इंडिया यूएस हाईटेक हैंडशेक इवेंट में शिरकत करेंगे। फिर कैनेडी सेंटर और आखिर में रोनाल्ड रीगन सेंटर में होने वाली मीटिंग्स के बाद वो इजिप्ट का रुख करेंगे। इस दौरे में किन जरूरी डील्स पर मुहर लगी, ये जानने के लिए हमने बात की सीनियर जर्नलिस्ट और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रकाश केरे से। देखिए, जब भी दो देशों के राजनेता मिलते हैं तो समझौते वो नहीं करते, वो उन समझौतों के लिए रास्ता बनाते हैं, या उसके लिए नियम कानून और उसके लिए एक बेहतर आधार देने की कोशिश करते हैं। समझौते जो होते हैं वो आमतौर पे या तो मंत्रालयों के बीच में होते हैं या कंपनियों के बीच में होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि ड्रोन की खरीदारी की बात आई, आपने एक माइक्रोन कंपनी है वो उसने चिप भारत में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए संयंत्र लगाने की बात कही है। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो दो हैं। एक है कि एरोस्पेस में दोनों देश, जो हमारा इसरो है और अमेरिका का नासा है, वो एक दूसरे का सहयोग करेंगे और भविष्य में वो साझा सैटेलाइट छोड़ेंगे। और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है और जिसमें कि कई देश शामिल हैं और वो मिलके जो है अंतरिक्ष अनुसंधान का काम करते हैं, उसमें भारत के शामिल होने की भी चर्चा चली है। फिर वीजा नियमों को लेके ढील देने की बात कही गई है, शायद कोटा भी बढ़ाया जाएगा। तो ये जो इस तरीके के जो फैसले हुए हैं वो उनका एक दूरगामी परिणाम है। हमको उसको इस तरीके से नहीं सिर्फ देखना चाहिए कि आज कितना उसका इन्वेस्टमेंट आएगा, उससे कितना रोजगार जनरेट होगा। बस ये महत्वपूर्ण है कि नई टेक्नोलॉजी में, आधुनिक तकनीक में, आधुनिक क्षेत्र में जो है हम दोनों देश सहयोग की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें एक हो गया डिफेंस, एक हो गया एरोस्पेस अंतरिक्ष, एक हो गया ये वीजा वगैरह को लेकर जो बात हो रही है। आप हम सबको पता है कि अमेरिका जाने वाले छात्रों में सबसे बड़ी संख्या जो है चीनियों और भारतीय छात्रों की होती है। तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में जो है चीजें जाती हुई हमें दिख रही हैं। बाकी मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में बहुत सारी कंपनियां जो हैं, जैसे कि इलन मस्क ने जो उस दिन कहा मीटिंग के बाद कि उन्होंने भी कहा कि आप भारत आए, इन्वेस्टमेंट लाएं, और हम भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं और इच्छुक हैं। तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, और जब मसले खुलेंगे तो हमें हमारे पास अधिक जानकारी होगी। अच्छा प्रकाश, ये तो पीएम का पहला राजकीय दौरा था। इस दौरे के बाद आपके मुताबिक भारत और अमेरिका के संबंध कौन सी दिशा में जाते हुए दिख रहे हैं? पिछले
30 सालों से यह प्रोसेस चल रहा है, लेकिन निश्चित रूप से अभी दोनों देशों को एक दूसरे की बहुत ज्यादा जरूरत है और दोनों देश इस बात को समझ रहे हैं। अमेरिका का जो वर्चस्व कहें, प्रभाव कहें, वो दुनिया में थोड़ा सा सिमट रहा है। उसको भी सहयोगी चाहिए, उनको भी पार्टनर चाहिए, उनके बिजनेस के लिए भी मौके चाहिए, उन्हें उनके उत्पादन के लिए भी बाजार चाहिए। हमें भी अपनी प्रगति को और तेज करने के लिए हमें निवेश चाहिए, तकनीक चाहिए। तो दोनों ही देशों का एक दूसरे पर निर्भरता है। और यह भी इम्पोर्टेंट है, अगर इसको विदेश नीति के हिसाब से हम देखें कि यह शुरुआत नरसिंह राव के टाइम पे ही हो गई थी। इनफैक्ट उसकी एक बुनियाद हम कहेंगे राजीव गांधी के टाइम में पड़ी थी, लेकिन उसको स्पीड मिला वाजपेयी और मनमोहन सिंह के दौर में, और जिसे मोदी के दौर में भी काफी गति मिली है। जैसे कि यह प्रधानमंत्री का दूसरा संबोधन था ज्वाइंट सेशन में, वहां की जो पार्लियामेंट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट, कांग्रेस। अब दिक्कत यह है कि अमेरिकी राजनीति में अगर कुछ उठापटक होती है तो उसका क्या असर पड़ता है। अब जैसे मैं एक उदाहरण दूं, हालांकि ट्रंप के समय भी हम लोगों के दोनों देशों के संबंध अच्छे रहे, लेकिन जो उनका ईरान के साथ रिश्ता था, उस वजह से हमारा चाबहार पोर्ट का काम डिस्टर्ब हुआ और ईरान से जो हम खरीद बिक्री करते थे, तेल लेते थे, उस पर असर पड़ा। एक लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह भी है विदेश नीति के हिसाब से, जो प्रधानमंत्री ने भी बार बार कही है, विदेश मंत्री भी बोलते रहे हैं, कि भारत किसी इस ग्रुप या उस ग्रुप का सदस्य नहीं होगा। वह एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करेगा जो कि भारत के अपने हितों पर आधारित होगा। जी, भारतीय वक्त के अनुसार ये दौरा कल सुबह खत्म होने वाला है। इसके बाद प्रधानमंत्री इजिप्ट चले जाएंगे, तो इजिप्ट की थोड़ी बात कर लें। आप बताइए कि कौन कौन से मुद्दे एड्रेस होंगे। इजिप्ट की यात्रा में एक दो चीजें तो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि हम अनाज की आपूर्ति कर सकते हैं, करते हैं, अभी पीछे भी हमने किया था। और अफ्रीका का महत्वपूर्ण देश है इजिप्ट, और अरब वर्ल्ड का भी पार्ट है, तो उस नाते उसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, बड़ा देश है, उसकी एक हिस्ट्री है, उसका कल्चर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस बार ये G20 की जो अध्यक्षता भारत को मिली है, उसमें प्रधानमंत्री ने ये कहा कि अब हमें G20 को G21 कर देना चाहिए, और इसमें हमें अफ्रीकन यूनियन जो है, जो अफ्रीकी देशों का समूह है, संगठन है, उसको भी हमें इसमें सदस्यता देनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि उस दिशा में भी एक स्टेप के रूप में देखा जाना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका। जल्दी भारत में हम दुनिया के दो सबसे बड़े बिजनेस जायंट्स के बीच इंटरनेट वॉर देख सकते हैं। अमेरिका में अपने दौरे के पहले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात टेस्ला के सीईओ और ट्विटर के नए नए मालिक इलॉन मस्क से हुई थी। इस मुलाकात के बाद इलॉन ने कहा था कि वो अगले साल स्टारलिंक इंटरनेट भारत में लाना चाहते हैं। That may surprise people, and we're also hopefully looking forward to bringing Starlink to India as well. You know, the Starlink internet. अब इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने कहा है कि इंडिया में मुकेश अंबानी का रिलायंस जियो स्टारलिंक के रास्ते में रुकावट बनेगा। एक्चुअली आप जिस इंटरनेट का यूज करते हैं उसे आप तक पहुंचाने के लिए एयरटेल, जियो या वोडाफोन जैसी कंपनियां सरकार से स्पेक्ट्रम खरीदती हैं। इस स्पेक्ट्रम को खरीदने के लिए नीलामी होती है। अब स्टारलिंक भारत में अपना इंटरनेट तो लेकर आना चाहता है, लेकिन वो उस नीलामी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। स्टारलिंक का कहना है कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम की नीलामी होने पर वो कंज्यूमर को महंगा पड़ेगा, इसलिए सरकार को लाइसेंस देना चाहिए। लेकिन इस बात से रिलायंस जियो असहमत है। उनका कहना है कि हमें अपने देश के नियम किसी विदेशी कंपनी के दबाव में नहीं बदलने चाहिए, बल्कि टेलीकॉम कंपनियों के साथ उन्हें भी नीलामी में शामिल होना चाहिए। तो ये समझने के लिए कि इन दोनों कंपनियों के इंटरनेट प्रोवाइडिंग मॉडल में फर्क क्या है, हमने बात की businesstoday.in में असिस्टेंट एडिटर प्रणव दीक्षित से। जी देखिए, तो स्टारलिंक और जो भी रिलायंस का सैटेलाइट इंटरनेट आएगा, दोनों का अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी बिल्कुल सिमिलर ही है, जो कि है सैटेलाइट इंटरनेट। सैटेलाइट के थ्रू वो इंटरनेट प्रोवाइड करवाएंगे, एंड उसका फ़ायदा ये है कि वो दूर दराज के भारत में जो गांव हैं उसमें भी, वहाँ तक भी हाई स्पीड इंटरनेट पहुँच सकता है 50 Mbps से 200 Mbps का। ना जहाँ तक बात आती है स्पेक्ट्रम एलोकेशन की, सो वो तो देखिए काफ़ी सिमिलर होगा। अगर हम देखा जाए 5G और 4G के जो भी स्पेक्ट्रम एलोकेट हुए थे, जो कि हज़ारों करोड़ों में हुए थे,
वो काफी कुछ उसी तर्ज पर किया जाएगा। और अंबानी का ये कहना है कि वो स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया जाए और ऑक्शन के थ्रू ही वो होगा। तो वो ये कहना चाह रहा है कि हमें मतलब मस्क के बहकावे में नहीं आना चाहिए, कि वो हमारे को डिक्टेट नहीं करेगा कि हमारा स्पेक्ट्रम लाइसेंसिंग कैसी होनी चाहिए। एंड मस्क ने क्योंकि अभी अभी पीएम मोदी से मुलाकात करी है, तो ये बातें अभी खाली बहुत ही प्रिलिमिनरी, बहुत ही शुरुआती स्टेज में है। तो अभी के लिए आई थिंक हमें देखना चाहिए कि अभी आगे क्या होने वाला है। बट ये टेक्नोलॉजी काफी सही होने वाली है, स्पेशली भारत जैसे देश जो कि एरिया वाइज काफी बड़ा है। प्रणव, स्टारलिंक ने कहा कि लाइसेंस वाले तरीके से यूजर्स को इंटरनेट महंगा नहीं पड़ेगा। तो आप बताइए जरा कि इन दोनों कंपनियों के मॉडल्स से हमें आपको कैसे फायदा होगा? आई थिंक अल्टीमेटली उपभोक्ताओं को जितने कंपटीशन होगा उतना बेटर हो उपभोक्ता के लिए। सो कंपटीशन से मेरा मतलब है कि जितनी नई नई कंपनियां आएंगी उतना ही बेहतर होगा। जैसे अभी अगर आप मोबाइल फोन में देखें तो मोटा मोटा देखा जाए तो एयरटेल है, वोडाफोन है और जियो है। एक जमाना था जब 6-7 कंपनियां हुआ करती थी, वैसे ही सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी में भी वही होगा। जैसे जैसे एयरटेल का एक वन कंपनी है पूरा, वो उसका एक सैटेलाइट इंटरनेट आएगा, वैसे ही रिलायंस का जियो का सैटेलाइट इंटरनेट आएगा और इलॉन मस्क का स्टारलिंक का इंटरनेट आएगा। तो जो लाइसेंसिंग चाहे किसी भी प्रकार में करी जाए, बट अल्टीमेटली उपभोक्ता को तभी फायदा है जब कॉम्पिटिटर्स बढ़ेंगे, जब कंपनियां बढ़ेंगी भारत में। और जैसे जैसे कंपनियां बढ़ेंगी उतनी ही अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी हमें, और उतने ही बेटर प्लान उपभोक्ताओं को मिलेंगे आगे जाके, उतना ही सस्ता इंटरनेट और बेहतर इंटरनेट और बेटर चॉइसेस मिलेंगी कंज्यूमर्स और उपभोक्ताओं को। अच्छा, इलॉन मस्क और स्टारलिंक को लेकर टेलीकॉम फ्रेटर्निटी में भी कई तरह के कयास तो लग ही रहे होंगे। जी, आई थिंक सो टेलीकॉम में क्या है कि जो इलॉन ने यूएस में जो स्टारलिंक चालू करा हुआ है, तो हाल ही में उन्होंने एज अ टेलीकॉम प्रोवाइडर का लाइसेंस भी दे रखा है। तो इलॉन मस्क का ये सपना है कि जिन सैटेलाइट्स को अगर वो लगाएंगे ऊपर, तो वो लोअर ऑर्बिट सैटेलाइट्स होते हैं जो अर्थ के काफी करीब होती है रेगुलर सैटेलाइट से। एंड जैसे जैसे वो इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा, तो इलॉन मस्क का ये सपना है कि वो उसी के थ्रू हमें कॉलिंग भी प्रोवाइड करवाए। तो जैसे अभी हमारे सिम कार्ड में कॉलिंग भी है और इंटरनेट भी है, वैसे ही वो सैटेलाइट के थ्रू, बिना किसी टावर्स के थ्रू, सीधा सैटेलाइट से इंटरनेट और कॉलिंग दोनों आएंगी। एंड यूएस में अभी से ही उसका एक तरीके से देखा जाए तो यूएस में अभी से वो स्टार्ट हो चुका है एक तरीके से प्रोसेस जो है। बट अभी इंडिया में वो आने में बहुत देर है, क्योंकि वो एक बहुत ही पेचीदा और बहुत ही लंबा प्रोसेस होने वाला है। तो पहले आई थिंक इलॉन मस्क यहाँ पे सिर्फ स्टारलिंक का इंटरनेट ही लाएंगे, और धीरे धीरे उसी को अपग्रेड किया जा सकता है कॉलिंग के लिए भी, जिससे वो एक टेलीकॉम प्रोवाइडर भी बन सकते हैं इन द फ्यूचर। और यूएस में उसका टेस्टिंग अभी से चालू हो चुका है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया से मिली करारी हार के बाद जैसी उम्मीद थी टीम इंडिया में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, तो वो आज देखने को मिल गए। जुलाई अगस्त में भारतीय क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज जाएगी, टेस्ट वनडे खेलेगी, तो टीमें अनाउंस हो गई हैं। लंबे वक्त से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं चेतेश्वर पुजारा, उन्हें टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली। यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को पहली बार टीम में जगह मिल गई है। यशस्वी टेस्ट चैंपियनशिप में स्टैंड बाय प्लेयर के तौर पर टीम के साथ थे वैसे, लेकिन सबसे ज्यादा सरप्राइज हुआ मोहम्मद शमी को लेकर। उन्हें आराम दिया गया इस दौरे पर। शमी की जगह मुकेश कुमार और नवदीप सैनी को स्क्वाड में रखा गया है। अजिंक्य रहाणे इस टीम के उप कप्तान हैं। वनडे टीम में भी कुछ बदलाव हैं। उमरान मलिक, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, जयदेव उनादकट, मुकेश कुमार, ये सभी वनडे स्क्वाड में दिखेंगे। तो टेस्ट और वनडे के लिए घोषित हुई भारतीय टीमें कितनी सरप्राइजिंग है, या ऐसे सिलेक्शन की उम्मीद पहले से थी, हमने जाना स्पोर्ट्स तक के मैनेजिंग एडिटर विक्रांत गुप्ता से। देखो, वनडे का तो इतना ज्यादा स्कोप था नहीं चेंजेस का, क्योंकि वर्ल्ड कप ईयर है। बट टेस्ट क्रिकेट हर कोई देखना चाहता था, क्योंकि वनडे तो वर्ल्ड कप के इतना करीब चले गए हैं, मुझे नहीं लगता था बहुत ज्यादा चेंजेस वाजिब भी थे। लेकिन टेस्ट मैचेस में चेतेश्वर पुजारा को ड्रॉप किया गया है, विच मीन्स कि दिस कुड बी द एंड ऑफ चेतेश्वर पुजारा। उन्होंने 2 नए खिलाड़ियों को टीम में डाल के एक तरह से संकेत दे दिया है कि ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल, उनमें से एक के लिए नंबर 3 की जगह होगी। आगे आने वाले वक्त में शायद इनमें से एक को ओपन भी करना पड़े। तो ये मुझे लगता है कि एक तरह से आप ट्रांजिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। बाकी मोहम्मद शमी को आराम कराना, लोग कह रहे थे कि उनको कराया जाएगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि किस चीज के लिए आराम कराया गया। अगर वो फिट थे तो मुझे लगता है वेस्टइंडीज दौरे पर उनको जाना चाहिए था। विक्रांत जी, आपने पुजारा का जिक्र किया, जाहिर है फॉर्म का इशू था, लेकिन हमने रहाणे को भी ऐसे वक्त से गुजरते देखा है।
तो क्या आपको नहीं लगता कि पुजारा पर फैसला लेने में थोड़ी जल्दबाजी हो गई? नहीं, पुजारा बिल्कुल खेल सकते थे, 5 साल और खेल सकते थे। लेकिन बात वो होती है ना कि फिर जब हारते हैं तो हम ही लोग कहते हैं कि अरे भाई इसको आपने क्यों टीम में रख लिया। फिर आप वेस्ट इंडीज जाके एक 50-60 रन की पारी खेल देंगे, फिर आप कहेंगे अरे यार इनको तो अब 1 साल आप ड्रॉप नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको जाकर शुरुआत करनी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि पुजारा की कंट्रीब्यूशन नहीं थी, वो इंडियन क्रिकेट के एक बड़े सर्वेंट थे, लेकिन वो अपना रोल बखूबी निभा गए। मुझे बल्कि ये लगता है कि पुजारा को, क्योंकि पिछले साल जब इंग्लैंड के खिलाफ लास्ट टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला तो 1 साल की उनको लीज ऑफ लाइफ मिल गई थी। और ठीक है, उन्होंने बांग्लादेश में 100 भी बनाया, लेकिन रन उतरे नहीं आए। और आपने अगर फेल ही होना है तो आप एक यंगस्टर के साथ फेल होने के लिए प्रिपेयर्ड हो, जो फेल होके सीखेगा। पुजारा अपना काम कर गए, अब आपको आगे जाना था। जहां तक आपने रहाणे की बात की, भाई रहाणे भी तो 1.5 साल बाद खेले। यस, एक ही टेस्ट मैच में उन्होंने रन बनाए और ऑन दी बेसिस ऑफ एक टेस्ट मैच उनको आज टीम का वाइस कैप्टन भी बना दिया गया। ये थोड़ा सा मैं हैरान हुआ देख के। अच्छा, बड़े मुकाबले में नतीजों के बाद टीम में ट्रांजिशन की बात तो हो ही रही थी, तो आज घोषित हुई टीम को देखते हुए क्या लगता है, टीम उसी तरफ है? नहीं, अभी और होंगे। देखिए, परमानेंट तो मैं जैसे कह रहा था कि कोई प्लेयर नहीं होता। बड़े से बड़े सचिन तेंदुलकर भी जो है वो उनको भी रिटायर होना पड़ा, धोनी को होना पड़ा, उससे पहले गावस्कर को होना पड़ा, कल को रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली आज से 1 साल बाद, 4 साल बाद ये लोग जाएंगे। और आई थिंक एक बड़े मुल्क का इम्तिहान होता है जब आप प्रिपेयर्ड हो और आप अपने यंगस्टर्स को सही वक्त पर मौका दें। यंगस्टर का मतलब सिर्फ उम्र नहीं है, यंगस्टर का मतलब है जिसमें काबिलियत हो आने वाले कुछ साल भारत के लिए खेलने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत आपका। और अब बारी है भौचक की, आ गए हैं जमशेद। एक किस्सा हम बचपन में अक्सर सुनते थे कि लखनऊ की एक लड़की का रिश्ता पंजाब में एक साहब से हो गया। शादी के बाद जब पहली बार पंजाबी दामाद अपने ससुराल यानी लखनऊ आए, तब तक उन्होंने लखनऊ की तमीज तहजीब के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। बहुत अदब के साथ सोफे पर बैठ गए और बिना आवाज के चाय पीने लगे। कुछ देर के बाद सासू माँ आई और उन्होंने कहा, रात के खाने में क्या पसंद करेंगे दामाद जी, क्या बैंगन शरीफ बना दूं? बोले, नहीं बैंगन तो मैं नहीं खाता हूं। तो आलू नोश फरमाएंगे क्या? दामाद जी ने फिर ना में सर हिलाया। अच्छा, तो फिर भिंडी मोहतरम बनवा दूं, उससे तो एतराज नहीं है ना? पंजाबी दामाद ने सर उठाया और शर्माते हुए कहा, आप कहां इतनी तकलीफ करेंगी, और ये सब तो बहुत नेक चीजें हैं। मैं ठहरा एक गुनहगार बंदा, मैं कहां इनके काबिल हूं। मेरे लिए तो आप एक कोई बगैरत सा मुर्गा ही पका दें। तो मीट को लेकर दुनिया की दीवानगी कुछ ऐसी है। जो लोग मीट मुर्गा खाते हैं वो इसके बगैर रह नहीं सकते, और किसी खास मेहमानदारी में अगर उन्हें मीट मछली ना मिले तो नाराज हो जाते हैं। पर दुनिया का एक वर्ग हमेशा से मीट खाने को लेकर नाराजगी जाहिर करता है, क्योंकि उनका कहना है कि किसी की जबान का जायका किसी की जिंदगी से बड़ा नहीं हो सकता। सिर्फ अपने टेस्ट के लिए किसी जीव की हत्या करना गलत बात है। ये बहस, ये विमर्श सदियों से चला आ रहा है, जिसका अब तक तो कोई हल नहीं निकला है। पर अब इसके हल आने के इशारे मिल रहे हैं, क्योंकि आ गया है लैब मीट, यानी कि लेबोरेटरी में बना हुआ मीट। भौचक खबर में आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि दुनिया भर में आर्टिफिशियल तरीके से मीट बनाने की कोशिश चल रही है। 2 देशों ने तो ऐसा करना शुरू भी कर दिया है। सिंगापुर के बाद अब अमेरिका ने भी लैब में बनने वाले मीट को मंजूरी दे दी है। मीट के लिए अब जानवरों को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जानवरों के सेल्स से चिकन सीधे उगाया जा सकेगा। अमेरिका ने लैब ग्रोन मीट बेचने के लिए 2 कंपनियों को अपनी पहली मंजूरी दे दी है। लैब में बनाए गए मीट की प्रक्रिया की बात करें तो इसमें वैज्ञानिक जानवरों के स्टेम सेल्स, मांसपेशियों और दूसरे अंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। मांसपेशियों की सेल्स को बढ़ने में मदद करने के लिए सेल्स को अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट के साथ पेट्री डिश में रखा जाता है। एक बार जब पूरी तरह से मसल फाइबर विकसित हो जाते हैं तो जो मीट आपके सामने बनकर आता है वो बिल्कुल असली मीट के जैसे ही होता है। खैर, इसे अपने यहाँ आने में तो अभी वक्त लगेगा, लेकिन हाँ, अगर ये कामयाब होता है तो दुनिया कितनी सही हो जाएगी। आप बिना किसी गिल्ट के मीट के मजे ले सकेंगे, है ना कमाल। जमशेद कमर सिद्दीकी, आज तक रेडियो। शुक्रिया जमशेद। इसी के साथ दिन भर को समाप्त करने का वक्त हो चला है। अब मुलाकात होगी हमारी आपकी सोमवार को।
लेकिन हमारे सारे पॉडकास्ट सैटरडे संडे को भी आएंगे, प्लीज सुनिएगा। और इस बार का पढ़ाकू नितिन तो जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस एपिसोड में याद किए हैं हमने आपके बचपन के दोस्त। कौन? नागराज, डोगा, सुपर कमांडो ध्रुव, याद तो होंगे आपको। तो सुनिएगा और बताइएगा हमारे पॉडकास्ट आपको कैसे लग रहे हैं radio@aajtak.com पर। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है चेतना काला ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं अमृत रज्जी। मेरा नाम है नितिन ठाकुर। अपना बहुत ख्याल रखिए, आज तक रेडियो सुनते रहिए और हैप्पी वीकेंड।